मैं डॉक्टर सुभाष चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पिग्मी। पिग्मी एक विषुवतरेखीय वन प्रदेश की आदिम जनजाति है। अगर हम देखें तो पिग्मी का जो शाब्दिक अर्थ है वो नाटा, वामन से लिया गया है। और जो पिग्मी जनजाति समूह है वो अफ्रीका के विषुवतरेखीय वनों में निवास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ है। जैसा कि हमने कहा तो विषुवत रेखा के दोनों ओर 3 डिग्री उत्तर और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये वनों में बिखरे हुए हैं। इनमें जो सर्व प्रमुख वर्ग है वो कोंगो के पूर्वी भाग में सघन वनों में रहने वाले हैं, जिन्हें हम इतूरी पिग्मी कहते हैं। ये लोग इतूरी नदी के तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके अलावा पश्चिम में गैबन से लेकर पूर्व में युगांडा तक यत्र तत्र अनेक पिग्मी समूह जो संख्या में कम हैं पाए जाते हैं। और इसी तरह पिग्मियों के शारीरिक लक्षणों जैसे लोग भी या जनजातीय लोग भी दक्षिणी पूर्वी एशिया में फिलीपींस के वनों में और न्यू गिनी के वनों में भी पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं हालांकि जो पिग्मी हैं वो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो भूमध्य रेखीय जो वन क्षेत्र है या इनका जो निवास क्षेत्र है वहाँ की जलवायु किस प्रकार की होती है, तो हम देखते हैं कि इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र है। और क्योंकि ये भूमध्य रेखा के बहुत समीप स्थित है, यहाँ पर पूरे वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। अर्थात जो तापमान है, औसत तापमान, दैनिक औसत तापमान वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहते हैं। यहाँ पर जो तापांतर है, चाहे वो वार्षिक तापांतर हो या दैनिक तापांतर हो, वो बहुत कम पाया जाता है। वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी महीनों में गर्मी रहती है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु रहती है। अगर हम वर्षा की बात करें तो यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 200 से 250 सेंटीमीटर तक होता है। वर्षा प्राय हर महीने में वर्ष भर होती है। और अगर आर्द्रता की बात करें तो वायुमंडल में बहुत अधिक आर्द्रता पाई जाती है। यहाँ पर सामान्यतः 75% से ऊपर आर्द्रता रहती है। तो उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और शांत वायु के कारण यहाँ का जो मौसम है या यहाँ का जो पर्यावरण है वो उमस भरा होता है, अर्थात जो गर्मी है वो असह्य होती है। और अधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब इन वनों की कुछ विशेषताएं होती हैं कि सबसे पहले तो वृक्ष बहुत लंबे और ऊंचे होते हैं। उन पे अनेक प्रकार की लताएं लिपटी हुई होती हैं और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाता। तो इन सघन वनों में इसके अलावा अत्यंत विषैले और घातक जीव भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है वो बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ का जो धरातल है वो सदैव भीगा हुआ नम रहता है और यही कारण है कि यहाँ पर रहना असुरक्षित भी है और बहुत अधिक कष्टदायक भी। अब इस तरीके के विपरीत पर्यावरण में
पिग्मियों ने अनुकूलन करा है। तो ये लोग यहाँ स्थायी निवास नहीं बनाते, बल्कि इनका जो जीवन यापन है, जीवन पद्धति है, वो घुमक्कड़ किस्म की है कि एक स्थान पर ज़्यादा नहीं रहते। ये लोग आखेटक होते हैं और स्थायी मकानों में निवास करने की बजाय आखेट की खोज में अस्थायी झोंपड़ियाँ बनाते हैं। और जहाँ पर भी, जिस स्थान पर भी बहुत अधिक शिकार मिल जाता है, वहीं पर ये अल्पकालीन निवास बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो किस प्रकार के हैं। अगर हम शारीरिक लक्षणों को देखें तो पिग्मी निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। अब इनकी जो कद है वो बहुत छोटा होता है, अर्थात क्योंकि जैसे पता लगता है नाटा, ये नाटे होते हैं, बौने होते हैं। वामन अर्थात 52 इंचेस, 52 इंच के होते हैं। इनकी जो स्त्रियों की औसत कद है वो 140 सेंटीमीटर और पुरुषों का 150 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर जो अफ्रीका है, कॉन्गो बेसिन में इनके 4 प्रमुख उपवर्ग पाए जाते हैं पिग्मियों के। पहला है मबूती। मबूती विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा त्वा। त्वा विषुवत रेखीय मध्य पेटी में, बिंगा दक्षिणी क्षेत्रों में और गैसेरा ये भी दक्षिणी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इन लोगों की जो है वो भाषा भी अलग अलग होती है और उपजातियों के अनुसार भाषाएं और स्थानीय बोलियां होती हैं। अगर हम बाल देखें इनके तो बाल छल्लेदार, इनका रंग, अगर त्वचा का रंग देखें तो काला, नाक चौड़ी होती है, चपटी होती है, होठ इनके मोटे होते हैं और चेहरा आगे की ओर निकला हुआ होता है। अर्थात जो निग्रिटो के जितने भी शारीरिक लक्षण हैं वो पिग्मीज में पाए जाते हैं। और क्योंकि ये नाटे होते हैं इसलिए इनको निग्रिल्लो भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इनका जो भोजन है वो किस प्रकार का होता है या ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या करते हैं। तो इस प्रकार के वातावरण में जहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और सघन वन क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये आखेट करते हैं अर्थात शिकार करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पिग्मी हैं उनका जीवन यापन का मुख्य आधार शिकार है। ये कुशल शिकारी होते हैं। शिकार की खोज करने में ये एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते हैं। जहाँ पर भी शिकार मिलता है उससे ये पशु पक्षियों से मांस प्राप्त करते हैं और इसके साथ साथ ये भोजन एकत्रीकरण का भी काम करते हैं, खास तौर पर जंगल से कंदमूल, फल और शहद। इसके अलावा ये तालाबों या झीलों से मछलियां भी पकड़ते हैं। ये लोग छोटे छोटे जानवरों से लेकर बड़े बड़े जानवर जैसे भीमकाय जंतु, हाथी जैसे जानवर का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं। ये छोटे जानवरों का शिकार 1 या 2 व्यक्ति मिलकर करते हैं, लेकिन जब बड़े जानवर, खास तौर पर हाथी का अगर शिकार करना होता है तो ये मिलकर सामूहिक रूप से हाथी का शिकार करते हैं। ये क्या करते हैं हाथी का शिकार करते हुए कि हाथी को सोते हुए को या एकांत में पाकर उसे घेर लेते हैं और तीरों से उसे अंधा बना देते हैं। इसमें वो विषाक्त तीरों का प्रयोग करते हैं
जो विष है वो लताओं से या वृक्षों के रस से, कुछ विशिष्ट प्रकार के वृक्ष और लताएं हैं जो ये जानते हैं कि इनसे जहर मिलता है, तो उनको ये बाण की नोक पर लगा लेते हैं और इस प्रकार से बार बार बर्छी का प्रहार करते हुए हाथी को घायल करके मार देते हैं। इन्हें हाथी का जो मांस है वो बड़ा प्रिय है और उसके जो रक्त को ये पीने के काम में लेते हैं। ये अगर देखें तो कुशल शिकारी होने के साथ साथ, दक्ष शिकारी होने के साथ साथ ये पशु पक्षियों की बोलियों की नकल भी बहुत अधिक चतुराई से कर लेते हैं। ये पशु पक्षियों की बोली बोलकर अपने शिकार को भटकाने की क्षमता रखते हैं। और दूसरी इनकी जो विशेषता है वो ये है कि ये बड़ी फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और पेड़ों के ऊपर ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमते रहते हैं, जिस प्रकार से बंदर करता है। अगर हम भोजन देखें तो ये जो है वो शिकार से प्राप्त पशु पक्षियों का मांस और जंगल से इकट्ठी की हुई कंदमूल, फल, मछलियाँ, शहद, इसके अलावा जो दीमक, चींटियाँ, गुबरैल के डिंब और लार्वा और मधुमक्खियों की सुंडियाँ और शहद, ये बड़े चाव से खाते हैं। ये मांस को भूनकर या कच्चा दोनों प्रकार से खाते हैं। पशुओं का रक्त इनका प्रिय पेय पदार्थ है और हाथी जैसे बड़े पशु का शिकार करने पर ये लोग भरपेट भोजन करते हैं, लेकिन कभी कभी शिकार की अभाव में भूखे भी रह जाते हैं। छोटा कद होने के बावजूद भी ये बहुत पेटू होते हैं और केला इनको बहुत प्रिय है। तो ये क्या करते हैं, एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले आसानी से खा लेता है। ये जो हैं ये लोग खुली आग पर मांस को भूनते हैं और इसके अलावा जो है आप ये कह सकते हैं कि जो खाने पीने में और रहने सहने में पिग्मी लोग बड़ी गंदगी से रहते हैं। जो शाक सब्जियां हैं वो कच्ची खाई जाती हैं, कभी कभी ये उबाल कर या पका कर भी खाते हैं। अब बात उठती है कि जो ये केले हैं ये केले कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए हम बात करेंगे कि वस्तु विनिमय यहाँ पर है कि जो कॉन्गो बेसिन में पिग्मी समुदाय के पास में ही बंटू कृषक हैं, इनकी ये स्थायी रूप से रहते हैं। हालांकि ना पिग्मी बंटू कृषकों की भाषा जानते हैं, ना बांटू कृषक पिग्मियों की भाषा जानते हैं, ना ही ये एक दूसरे से मिलते हैं। ये बड़े शर्मीले किस्म के होते हैं पिग्मी। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि दोनों के मध्य वस्तु विनिमय होता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है। इसे हम साइलेंट ट्रेड या मूक व्यापार भी कह सकते हैं। तो क्या करते हैं, जो पिग्मी हैं ये मांस अपने पड़ोसी प्रदेश के बागों में जाकर या कहीं पर बीच में ये मांस लटका देते हैं और गांव के जो कृषक हैं वो इस मांस के एवज में उसी स्थान पर अनाज या फल वहाँ रखाते हैं। जो शिकारी पिग्मी लोग हैं वो वहाँ जाकर फल या अनाज को उठा लाते हैं और बदले में मांस वहाँ रखाते हैं। कई बार ये भी करते हैं कि पड़ोसी जो कृषक हैं उनके बागानों में जाकर ये केले अपने आप तोड़ लेते हैं और अपने अनुसार ही उसके मूल्य के बराबर जितना ये उचित समझते हैं वो वहाँ पर मांस रखाते हैं। कई बार ये भी होता है कि अगर मांस इन्होंने रखा और बदले में रखी गई जो वस्तु है वो इनको लगता है कि ये उपयुक्त मात्रा नहीं है,
तो ये अपनी नाराज़गी जताने के लिए ये उस वस्तु को वहीं छोड़ देते हैं। तो दूसरे दिन जो बंटू कृषक हैं वो उस वस्तु की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे ये संतुष्ट अगर हुए तो पिग्मी उस वस्तु को, चाहे वो अनाज है, चाहे वो केले हैं, फल हैं, उनको उठा लाते हैं। कई बार ये अपने साथ छल कपट, अगर इनको लगता है कि बंटू जो कृषक हैं उन्होंने इनके साथ छल कपट किया है, तो ये क्रोध में आकर अपने पड़ोसी जो कृषक हैं, बंटू कृषक, उनको मार तक देते हैं। लेकिन ये जो व्यापार है वो लगातार आज भी चल रहा है। अगर हम देखें तो ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उष्ण आर्द्र जलवायु वाले जो वन प्रदेश हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत कम वस्त्रों की या ना के बराबर वस्त्रों की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि ये लोग, पिग्मी लोग, बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। अगर हम देखें तो पिग्मी पुरुष और स्त्री के तन पर केवल कमर के नीचे को लटकती हुई किसी वृक्ष की छाल या पत्ता वस्त्र के रूप में होती है। पुरुष किसी जंतु की खाल को भी कमर के नीचे लटका लेता है और स्त्रियां पत्तों के गुच्छों को कमर के नीचे लटका लेती हैं। ताड़ जो है, ताड़ की पत्तियां या किसी वृक्ष की छाल, ये अधिकांशतः यूज़ की जाती है। अब बांस चीर कर कई बार लंबे दांत वाले कंघे बनाए जाते हैं और ख़ास तौर पर वो स्त्रियां कमर के नीचे अपने लटकाती हैं। इनका मानना है कि इन कंघों को लटकाने से उन्हें बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार के औजार या उपकरण इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम पर्यावरण में देखें तो बहुत सिंपल किस्म के यहाँ बांस पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बांस के अलग अलग फलक काट कर उसको आग से कठोर करके औजार बनाते हैं। इसके अलावा ये धनुष और बाण, भूमि खोदने के लिए भी बांस या बेंत के डंडे और लकड़ी का उपयोग करते हैं। कई बार ये पत्थरों से, जो खुरदुरे और अनगढ़े पत्थर हैं, उनसे भी ये औजारों का काम लेते हैं। अगर हम देखें तो पानी पीने के लिए या पानी रखने के लिए, भरने के लिए ये बांस की तुम्बी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से ये मछलियां पकड़ने के लिए भी कांटे बनाते हैं और बाण या तीर के नोक पर कुछ विशिष्ट वृक्षों और लताओं के रस को लगाते हैं जो कि विषैले होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इनके औजार हैं वो बेसिकली बहुत ही आधारभूत ढंग के होते हैं। अब हम देखते हैं ये किस प्रकार से रहते हैं अर्थात निवास गृह क्या है या झोंपड़ियाँ किस प्रकार बनाते हैं और उनको किस तरह से सजाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिग्मी लोगों को शिकार की खोज में जंगल में यहाँ से वहाँ या जंगली जो जंगल के कंदमूल फल हैं उनको इकट्ठा करने के लिए इधर से उधर घूमना पड़ता है। तो इसलिए ये क्या है, कोई स्थायी गांव बसाकर नहीं रहते। सामान्यतः ये जो हैं मधुमक्खी के छत्ते की आकृति वाले झोंपड़े बनाकर रहते हैं। उस झोंपड़े का जो व्यास है वो लगभग 2 मीटर और ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है, और जो झोंपड़े का प्रवेश द्वार है वो बहुत छोटा होता है, लगभग उसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके अंदर ये चारों हाथों पैरों से घुटनों के बल रेंग कर अंदर और जाते हैं और बाहर आते हैं। अधिकांशतः ये जो झोंपड़ियां हैं वो पेड़ों के ऊपर निर्मित मचान पर बनाई जाती हैं और एक झोंपड़ी में एक परिवार के लोग रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हर परिवार की एक झोंपड़ी होती है। कई बार क्या होता है, ये जो ऊंचा स्थान है, ऊंचे स्थानों पर भी ये कई बार भूमि में वृक्षों की शाखाओं को गाड़ देते हैं और अर्धवृत्ताकार ढांचा बना लेते हैं
और इसको पत्तियों से ढक देते हैं, अर्थात यहाँ पर भी ये झोंपड़ी तैयार कर लेते हैं। और इस प्रकार से 10-12 जो झोंपड़ियाँ हैं वो एक अस्थाई गांव बन जाते हैं। कभी कभी जो बड़ा इनका निवास क्षेत्र है वहाँ पर 20 से 25 झोंपड़ियाँ भी हो सकती हैं। हालांकि अगर हम साज सज्जा की बात करें तो या घरेलू सामान की बात करें तो क्योंकि इनका जो जीवन है वो घुमक्कड़ है, इसलिए इन्हें बहुत कम साज सज्जा की आवश्यकता होती है। तो साज सज्जा में केवल तीर कमान, शाक पकाने का या सब्जी पकाने का बर्तन, कमर में लटकाने का गज भर कपड़ा, खाल या झोंपड़ी के भीतर एक छोटी सी खटिया, पानी के लिए तुम्बी और कई बार ये बांस की सीटी पुरुष अपने गले में लटकाते हैं और ये इस सीटी से पशु पक्षियों की बोलियां करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इनका व्यवहार किस प्रकार का है या सामाजिक संगठन किस प्रकार का है। अगर हम सामाजिक संगठन देखें तो पिग्मियों का जो सामाजिक संगठन है वो अत्यंत साधारण और आदिम प्रकार का है। इनमें जो है सामान्यतः जो सफल और उत्तम आखेटक होता है, जो शिकारी होता है, अच्छा शिकारी, वो बस्ती का मुखिया मान लिया जाता है। ये लोग जब भी इन्हें मौका लगता है या शिकार अच्छा मिलता है तो ये नृत्य करते हैं, तो ये नृत्य के बड़े प्रेमी होते हैं। बच्चों के जन्म पर ये वन देवता को प्रसन्न करने के लिए ये सामूहिक नृत्य आयोजित करते हैं और इनमें दोनों ही तरीके की विवाह प्रचलित हैं, एकल विवाह भी और बहु विवाह भी प्रचलित है। मरने पर या तो ये लोग झोंपड़ी के पास ही लकड़ियाँ और पत्तियों को रखकर मृतक को जला देते हैं और उसके बाद क्या होता है, जब उसको जला देते हैं तो वहाँ पर से पिग्मी जो परिवार है वो वहाँ से चला जाता है, अर्थात स्थानांतरण कर लेता है। अगर हम सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से देखें तो पिग्मी जनजाति अभी भी आदिम अवस्था में है। ये बाहरी जो जिसको हम सभ्य समाज कहते हैं इससे दूर रहना चाहता है और अपनी जो परंपरागत जीवन शैली और रीति रिवाज है उनको सुरक्षित रखता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं इसलिए इनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत अधिक पाई जाती हैं और ये लोग दैवीय प्रकोप और जादू टोनों में विश्वास रखते हैं और ख़ास तौर पर जो ये पास के बंटू कृषक हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा संबंध बनाकर नहीं रखते। हालांकि अगर इनकी विशेषताएं देखें, व्यवहारिक विशेषताएं, तो हालांकि ये छोटे कद में छोटे होते हैं, नाटे होते हैं, शरीर का वजन भी कम होता है, लेकिन ये बलवान, निर्भीक और उत्साही होते हैं। वृक्षों पर तेज़ी से चढ़ने में बड़े दक्ष होते हैं और दूसरा ये इनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, प्रेक्षण शक्ति है, वो बहुत तीव्र होती है और ये हर समय चौकन्ने, सतर्क और जागरूक रहते हैं। ये बेसिकली कुशाग्र बुद्धि भी रखते हैं और अपनी स्मृति और नकल करने की जो इनकी ताकत है वो बड़ी प्रशंसनीय है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो यूरोपीय समाज के लोग हैं, उन्होंने भी उपनिवेशों, और चाहे वो पड़ोसी बंटू कृषक हैं, उनसे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा संबंध नहीं बनाए हैं। पिग्मी एक ऐसे स्वतंत्र जनजातीय लोग हैं जो अभी भी प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और ये बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए प्रकृति के पुजारी हैं। हालांकि जैसे ही यूरोपीय उपनिवेश हुआ तो उसके बाद से ही पिग्मी लोगों की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन या प्रतिवर्ष कम होती चली जा रही है
और ये वर्तमान में जो सभ्य लोग हैं उनके साथ तालमेल न बैठा सकने के कारण कम होते जा रहे हैं। मुझे डर है कि अगर वर्तमान के सभ्य समाज ने इनकी रक्षा न की तो एक दिन ये वर्ग विलुप्त हो जाएगा। धन्यवाद।